In today's class, we are doing 2018 practice question paper. Question number 4 we have to start with. In the last class, जो हम लोगों ने last 2 classes की हैं, पहली क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन वो क्वेश्चंस 2019 के पेपर में से। मैं डिफरेंट पेपर्स इसलिए करवा रही हूँ कि देखिए हम हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस हमें करने आने चाहिए। अगर हमें कुछ भी आ जाते हैं तो हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें रीडिंग आनी चाहिए, किसी किस क्वेश्चन रीड करते हैं। और लास्ट क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था 2019 का पेपर, जो कि अप्रैल में हुआ था। 2018 का पेपर स्टार्ट किया था जो कि अप्रैल में हुआ था। उसके हमने 3 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज की क्लास में आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द पेपर। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि it has lots of high paper important questions there, but I want to give you different taste to revise all the concepts you have learned. So let's begin. Please make sure कि जब आप लोग पेपर के लिए जाएं, सबके पास प्रोटेक्टर, जिसको हम डी बोलते हैं, स्केल, शार्प पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि हम कहाँ स्केल्स यूज करेंगे, कहाँ चीजें यूज करने वाले। So you must know that. Now question number 4 says thus that Roberto rode his bicycle from Bellevue से लेके न्यू कैसल पार्क तक उसने अपनी बाइसाइकिल को राइड किया and back on the bicycle path shown on the map. कह रहे कि पहले तो वहां पे गया, न्यूज कैसल तक गया, और उसके बाद वो वापस आया। He returned back. Again, Roberto rode his bicycle from Bellevue to Newcastle Park and back on the bicycle path shown on the map below. ठीक है, वापस आया और उसका पूरा पाथ जो है हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। Which is the closest to the round trip distance Roberto travel. कह रहे कि वो कौन सा डिस्टेंस है जो बिल्कुल नियर है, कि कितना इसने रास्ता कवर किया। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, इफ यू लुक एट दिस मैप केयरफुली, तो यहाँ पे वो क्या है। Okay, let's see what is the answer. So if you look over here from Bellevue to, यहाँ पे देखिए स्केल दिया है। अच्छा, अब हमें तो पता है, अगर हम एक मैप पे, मुझे अगर सोल्जर बाजार की रोड का नक्शा बनाना है, तो मुझे पता है कि काफी बड़ा नक्शा है। अब मैं इतनी लंबी रोड पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकती ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्केल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर नेशनल पार्क की रोड, नेशनल पार्क रोड इज ऑफ समथिंग लाइक, let's suppose 3 meters. For example, I'm not giving a precise distance right now, just to give you an example. Let's suppose अगर हमारी रोड है 3 meters की, just an example. तो अब मैं 3 meters की लाइन तो अपनी पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकती, पेपर मेरे पास कम पड़ जाएगा, मुझे इतने सारे पेपर्स चाहिए होंगे, मैं कहाँ से लेकर आऊँगी। So, हम क्या कर सकते हैं, हम इनको स्केल्स में चेंज कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जब ग्राफ की होगी, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ग्राफ पे स्केल बना देते हो, लाइक 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। मतलब आप बॉक्सेस का स्केल बनाते हो कि आपकी वैल्यूज एक लाइन पे आ जाए। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप अपनी डिस्टेंस का भी स्केल बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 मीटर्स है पूरी लेंथ, तो हम एक स्केल बना सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी ग्राफ पे कोई भी रोड ड्रॉ करूंगी, तो हम तो सेंटीमीटर्स में ड्रॉ करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास स्केल्स है। हम तो मीटर्स ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेपर्स, and it is not possible for us to draw such a long distance on the paper. तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको सेंटीमीटर्स में ड्रॉ करके दिखाना होगा। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम स्केल बना लेते हैं कि भाई एक 1 सेंटीमीटर जो है ना, इट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो मुझे बताएं कि 3 मीटर्स को दिखाने के लिए मुझे कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करने पड़ेंगे, हु कैन टेल मी। अगर मैंने स्केल बनाया है कि भाई इस पेपर पे जो 1 सेंटीमीटर है ना, उसका मतलब रियल में 1 मीटर है। तो अगर मुझे उस पेपर पे 3 मीटर्स ड्रॉ करना है, तो मुझे कितने सेंटीमीटर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल 3 सेंटीमीटर्स के हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे 3 मीटर्स की लाइन ड्रॉ करनी है, और मुझे नहीं पता कि मुझे कितने सेंटीमीटर्स यहाँ पे छोड़ने हैं। सो मैंने यहाँ पे x लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
1 meter is equals to 3 1s तो इसका मतलब हुआ कि हमें 3 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ करनी होगी। अच्छा, आप लोगों को दिमाग ध्यान में आ रहा होगा कि यार 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अब सॉरी, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। या उसकी बात नहीं करें, हम अभी मैप स्केल्स, इसको बोलते हैं मैप स्केलिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग नोन एज मैप स्केल्स। जो हम लोग कर रहे थे ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था 1 मीटर से कुछ 100 सेंटीमीटर, वो हमारी क्वांटिटी है। लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना मैपिंग के लिए, तो ये मैप स्केल्स कहलाया जाता है कि हम लोग जो है ना कोई रास्ता या कोई रोड हम अपनी मैप पे दिखाना चाहते हैं। अब हमें पता है कि हमारी अर्थ कितनी बड़ी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरे वर्ल्ड का नक्शा बना लेते हैं पेपर पे। ये कैसे पॉसिबल है? क्या हम पूरे डिस्टेंस कर सकते हैं पेपर पे? नहीं कर सकते। इतनी बड़ी दुनिया है, समंदर है, जमीनें हैं, there is a sky. How can we include all the distances on the map? So what they do is, वो क्या करते हैं, वो एक स्केल बना लेते हैं कि भाई फलां फलां जो किलोमीटर्स है ना, वो इस मैप पे ना इतने इतने सेंटीमीटर्स के इक्वल है। तो ये इसको बोलते हैं मैप स्केल। अब हमें क्या करना है, for example, which is the closest to the round trip distance Uber to travel। कह रहे हैं कि वो कौन सा डिस्टेंस है जो बिल्कुल करीब है उस डिस्टेंस के जो कि रोबर 2 ने ट्रैवल किया। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप स्केल से लेकर ये सब मेजर करें, स्केल से लेके ये जो पूरा रास्ता है इसका मेजर करें। जो भी आपके पास आंसर, क्योंकि हम लोग तो अभी मैं आपको समझा रही हूँ क्वेश्चन पे, ये जो भी आप स्क्रीन पे समझा रही हूँ, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग के पास प्रिंटेड पेपर्स हैं, आप लोग स्केल से मेजर करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर्स बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर्स बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर्स बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ कितने हैं, यहाँ से यहाँ कितने हैं। तो आप लोग जो है ये सब मेजर करें। जो भी आपके पास सेंटीमीटर्स में आंसर आता है, हमें पता है कि यहाँ पर 5 माइल्स का स्केल है, यानी मे बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 माइल्स। तो हमें इस स्केल को यूज करके यही पता लगाना है कि कितनी माइल्स बन रही। समझ आया सबको कैसे काम करना है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? टू करेक्ट आंसर है वो डी होगा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये लाइंस मेजर करेंगे, जो भी डिस्टेंस आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइल से, क्योंकि हमने स्केल लिख के दिखाया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 माइल्स। तो योर आंसर विल बी समवट डी 30 माइल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द टू फिगर्स बिलो। टू फिगर्स को गौर से देखना। और अच्छा, आपको पता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, जिनको पता होगा ना कि अच्छा, यहाँ पे जो बेसिकली आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, जिनको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, उसको बासानी करेंगे। ठीक है, इट विल बी वेरी वेरी इजियर फॉर देम, उनको कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विच कुड बेस्ट डिस्क्राइब द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू फिगर्स। कह रहे हैं कि क्या चीज जो है वो बेहतर बता सकती है कि इन जब ये दो पिक्चर्स आपस में क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, तो कौन सी चीज बन सकती है। हम पहले इसको बनाकर ना नीचे देख लेते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक स्क्वायर है। माई ड्राइंग इज नॉट सो प्रिसाइज, so just ignore it. Now here, लाइन सेगमेंट। पहले हम बात करते हैं कि लाइन सेगमेंट होती क्या है। ठीक है, जिनको लाइन सेगमेंट पता होगा, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक लाइन बनाई जाती है, दैट इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल लाइन सेगमेंट ए बी। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं इनके नाम रख दूँ, फॉर एग्जाम्पल इस ट्रायंगल का मैंने नाम रखा है ए बी सी, और अगर मैं स्क्वायर का नाम रख दूँ, फॉर एग्जाम्पल डी ई एफ जी, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे तो बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स है, ए बी भी है, बी ई भी है, ई एफ भी है, ठीक है, एफ जी भी है, जी डी भी है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स हमारे पास बन रही है। तो लाइन सेगमेंट्स हमारा आंसर नहीं।
अब बोल रहे हैं कि अब पॉइंट, दोबारा से हम ड्रॉ करके देखते हैं। पॉइंट्स बन रहे हैं। यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ की और साथ में एक स्क्वायर शेप। अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉइंट्स ही पॉइंट्स है। क्यों? ये भी एक पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। पॉइंट, 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 पॉइंट। बेसिकली जो ये शेप्स बनती है ना, इसका बेसिक जो होता है वो पॉइंट है। कोई भी लाइन हो, कोई भी शेप हो, इट इज मेड ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट से ही बनाई जाती है। तो हमारा सेकेंड आंसर भी जो है पॉइंट्स नहीं हो। अब हम चेक करते हैं पार्ट सी, अ राइट एंगल। तो हमें पता है कि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है कहीं। Can you see a right angle here? Yes, we can see. I can see that it's right here. Right angle यहाँ पर भी है, right angle यहाँ पर भी बन रहा है, right angle यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. So right angle will also not be an option. अच्छा, किसी को पता है कि रे कौन सी लाइन होती है? रे. Does anyone know about रे? रे बेसिकली लाइन सेगमेंट की तरह ही होती है. It's just like the line segment. लेकिन इसमें क्या फर्क होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रे है, उसका नाम अगर ए और बी है, तो रे वो लाइन होती है जिसकी कोई एंडिंग ना हो, जो कभी भी खत्म ना हो। मिसाल के तौर पर हम लोग ग्राफ्स पढ़ रहे थे, तो ग्राफ में जो आपकी एक्स एक्सिस है, जो आपकी वाई एक्सिस है, वो बेसिकली आपकी रे है, क्योंकि वो कभी भी खत्म होने वाली लाइंस नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ओके, रे बेसिकली वो लाइन होती है जिसकी कोई एंडिंग, मतलब अगर मैं यहाँ से लाइन बढ़ाती रहूँ तो ये बढ़ती ही रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से लाइन बढ़ाती रहूँ तो वो लाइन बढ़ती ही रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। दीज आर द नेवर एंडिंग लाइन्स, वो लाइन्स which never end, which will never finish. Is it clear to you? So our correct answer is going to be, our correct answer is going to be the ray. समझ में आया किस तरीके से काम करना है? यू मस्ट नो द टेक्निक। कॉन्सेप्ट्स को प्लीज साथ रखिएगा। जिनको कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, जिनको ड्राइंग करनी आती होगी, जिनको सोचना आता होगा, वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, शैली रिसीव द 4 कार्ड्स शॉन बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैली को 4 कार्ड्स मिले, PRST, ठीक है, और इन कार्ड्स में कुछ लिखा हुआ था। पहले कार्ड में √3, दूसरे कार्ड में 1.51, फिर 2, फिर 0.99. What they're asking us is that she was asked to put the cards in order from least to the greatest value. उसको कहा गया कि वो कार्ड्स को अरेंज करे सबसे स्मॉलेस्ट कार्ड से लेके बड़े कार्ड तक। विच लिस्ट शोज द करेक्ट ऑर्डर, कौन सी लिस्ट जो सबसे बेहतरीन या करेक्ट ऑर्डर बता रही है। सो हमें क्या करना है, पहले हमें इसको अरेंज करना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना स्क्वायर रूट नंबर है, तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्क्वायर रूट के रूल्स बताए थे। कैसे बताया था? मुझे पता है कि अगर 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इफ द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 1? वो कौन सा नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, आई गॉट 1? हु कैन टेल मी दैट? What was the number I multiplied 2 times, I got 1? वो कौन सा नंबर था जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 दफा, मुझे 1 मिला आंसर? इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि 1 को अगर 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आंसर होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें 2 के हवाले से, 2 square is 2 2s are is 4, square root of 4 is how much? यानी वो कौन सा नंबर है जिसको हमने 2 दफा मल्टीप्लाई किया, आंसर 4 आया। वेरी गुड। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास पूरी लिस्ट में बनाऊं, यहाँ पर इफ आई कम टू राइट डाउन द लिस्ट ऑफ ऑल द स्क्वायर रूट नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर, 1 रूट इज 1, इसके अलावा 4 रूट इज 2, 9 रूट इज 3, एंड इसके अलावा व्हाट एल्स इज देयर? 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 16, रूट इज 4। अब हमें इन सीक्वेंसेस को देखना है और अपना काम करना है। हमें पता है कि ये जो √3 है
वो किस रूट के दरमियान आ रहा है? रूट 1 और रूट 4 के दरमियान आ रहा है। तो मुझे पता है कि रूट 1 का आंसर क्या होगा? इट विल बी 1 एंड रूट 4, व्हाट इज द आंसर ऑफ रूट 4? इट इज गोइंग टू बी 2। तो मुझे पता है कि रूट 3 का जो आंसर है, क्योंकि ये जो नंबर 3 है, जो ये रूट 3 है, वो किसके दरमियान आ रहा है? इट इज कमिंग बिटवीन रूट 1 एंड रूट 4। इट इज समवेयर इन बिटवीन। तो इसका रूट का आंसर क्या होगा? अगर रूट 1 का आंसर 1 है और अगर रूट 4 का आंसर 2 है, तो इस रूट 3 का आंसर 1 और 2 के दरमियान होगा। इट विल बी समवट इन बिटवीन, कुछ बीच में होगा। सो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, राइट? कुछ 1 पॉइंट आंसर होगा हमारा। समझ में आ रही मेरी बातें? मैंने किस तरीके से अपना लॉजिक डिफाइन किया है? सबको लॉजिक क्लियर हो रहा है? इज द लॉजिक क्लियर टू एवरीबडी कि हाउ आई एम थिंकिंग, सोचना कैसे है? ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, व्हाट आई एम गोना डू इज, फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम पहले लिख लेते हैं अपने पास। अच्छा, मैं दोबारा से मैं डिफाइन करूँ किस तरीके से मैंने सोचा इस हवाले से। देखिए, जब मैंने ये रूट नंबर लिखा, पहले मैंने इसको सोचा कि ये रूट है क्या बेसिकली। तो मैंने कहा कि अगर मैं 1 का रूट निकालूंगी, व्हाट इज द आंसर? 1। मतलब वो कौन सा नंबर था जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, आई गॉट 1, दैट इज 1। सिमिलरली व्हाट इज द रूट ऑफ 4? कौन सा नंबर है जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, आई गेट 2, दैट इज sorry, what was the number which I multiplied 2 times, I'll get 4. So I know कि अगर हम number 2 को multiply करेंगे 2 दफा, I'll get 4. Similarly, what is the number which I multiply 2 times, I will get 9. It's very very obvious. If I multiply 3 2 times, I will get 9. And same for the 16 as well. तो अब हमने देखा यहाँ पे रूट 3 दिया हुआ था। ठीक है, अब रूट 3 जो है किस रूट के दरमियान आ रहा है? रूट नंबर 1 और रूट नंबर 4 के दरमियान है। ठीक है, हम जो रूट निकाला ये प्रॉपर वैल्यूज है, यानी फुल जिसका हमें आंसर मिल सकता है, जिसको हम खुद बना सकते हैं। कुछ रूट्स होते हैं जिनको हम लोग को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन यू नो दैट यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर इन द आई कैच कॉन्टेस्ट। सो हमें कुछ मेंटल मैथ्स करनी है, कुछ खुद सोचना है कि अगर हम देखें तो ये रूट 3 जो है वो रूट 1 और रूट 4 के दरमियान आ रहा है। तो हमें पता है कि रूट 1 का आंसर क्या आया? 1। और रूट 4 का आंसर क्या आया? 2। तो मुझे पता है कि रूट 3 का जो आंसर होगा वो 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 और 2 के दरमियान होगा। आप समझ में आया सबको? योर वैल्यूज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। सो आई नो दैट द स्मॉलेस्ट नंबर हियर इज 0.99, दैट्स द फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होने वाली है मेरी? इसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होने वाली है? रूट 3 और या 1.51? Anyone else who can tell me? Okay. Where are other people? I want others to contribute as well. अच्छा, अब मैं बता रही हूँ कि किस तरह सोचना कैसे, हाउ आर वी सपोज टू थिंक। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्यों होगा मैं बता रही हूँ। पहला नंबर हमने डिसाइड किया, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वाज, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1। सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट नंबर? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2। ये हमें बात कंफर्म है, स्मॉलेस्ट पता है और बिगेस्ट नंबर पता है। हमें बस डिसाइड करना है कि बीच में क्या होना है। तो ये नंबर 1 और ये नंबर 4 है, ये मुझे पता है, कंफर्म्ड है। अब हमें इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, रूट 3 जो है ना, रूट 4 से पहले आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर 2 है रूट 4 का आंसर, और यहाँ पे रूट 3 का आंसर क्या होगा? कुछ 1 पॉइंट होगा, लेकिन वो 2 के करीब होगा। यानी 1 पॉइंट, अगर मुझे कोई वैल्यू 2 के करीब चाहिए डेसिमल्स में, तो वो 1.7 या 1.6 या 1.8 या 1.9। हाँ, हमारे पास नंबर 2 बनता कैसे? अभी सोचिए नंबर्स बनते कैसे। स्मॉल स्मॉल बिट्स डेसिमल्स के जोड़ते हैं, 0.1 हो गया, 0.2, 0.3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9,
जब 0.9 तक पहुंचता है, एक और टुकड़ा साथ लगता है, तब जाकर एक 1 बनता है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर थ्योरी से, इसको मैंने पहली क्लास में बता दिया था जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी। तो अब हमें खुद सोचना है कि ये जो √3 है ना, ये √4 के बिल्कुल करीब है, यानी इससे बिल्कुल पहले आ रहा है। तो इसका जो डेसिमल नंबर होगा ना 1.6 या 1.7 या 1.8 या 1.9, यानी 2 के करीब करीब होगा। और रूट में जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वही होती है कि जो नंबर्स आगे पीछे होते हैं ना, जैसे अगर नंबर लाइक √3 है या √4 है या √5 है, इनके जो आंसर्स होंगे ना बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत नियर होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेट्स सपोज अगर इसका आंसर 2 है, तो इसका जो पहले वाला √3 का आंसर होगा समथिंग लाइक 1.9, लाइक 1.8, बहुत करीब करीब इनके आंसर्स होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस इनका नहीं होता है। तो मुझे पता है कि √p जो है ना, वो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी। मैंने पहले क्या किया, माई फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 0.09, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 1.51, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज √3, और जो हमारा लास्ट नंबर होगा 4। सो स्मॉलेस्ट नंबर 1, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा कह लो 2, फिर 3 एंड देन 4। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर है दैट इज डी। समझ में आया सबको हाउ इट इज डूइंग, हाउ इट इज गोइंग ऑन? ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7, which point is the nearest, which point on the number line is the closest to the location of -1.2? कह रहे कौन सा पॉइंट है जो कि इस लाइन पे 1.2 के बिल्कुल करीब है। पहले तो हमें ये देखना कि 1.2 है कहाँ। तो अगर हम यहाँ देखें 1.2 इज समवेयर हियर, कुछ यहाँ है, कुछ इस एरिया में अगर हम कहें ना, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, यहाँ पे मार्किंग करके बताई हुई है, तो वी नो कि इट इज समवेयर इन दिस एरिया, है ना, इसी एरिया में। तो मुझे पता है कि करेक्ट या नियरेस्ट पॉइंट कौन सा यहाँ पर, माय नियरेस्ट पॉइंट विल बी समवेयर हियर। और यहाँ पे दो ही नियरेस्ट पॉइंट है, एक x है, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो -1, -1.1, फिर -1.2, तो ये बिल्कुल इसी एरिया में करीब करीब ही होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा। तो वी नो के हमारे पास जो है यहाँ पे -1 के बिल्कुल करीब एक x आ रहा है और बिल्कुल दूर एक w आ रहा है। तो बेस्ट आंसर कौन सा हमारे पास, ओके x है। लेकिन सोचने की कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल नियर है। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज x। दिस वाज वेरी वेरी इजी, सिर्फ थोड़ा सा थिंकिंग करनी थी और बस आंसर आ जाता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारी क्लास एंड हो जाती है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगी, ताकि हमारी एटलीस्ट मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व कर सकें, क्योंकि अब टाइम कम रह गया, क्वेश्चंस काफी सारे हैं। सो यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सब देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कैन यू सी इट? अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट दे आर टेलिंग अस दिस, the question is that parallel lines T and U when cut. So it's telling us that these are two parallel lines. If you can see it carefully, parallel lines T and U when cut by a transversal V from 8 angles. कह रहे कि जब parallel lines, मतलब parallel lines वो lines जो दूसरे बिल्कुल opposite होती है, बिल्कुल आमने सामने होती है और एक ही direction में move करती है। You can see that these two are line T and line U are parallel lines। इसको जो line cut कर रही है transversal, that is basically line V,
जब हम इस डायग्राम को देखिए, कह रहे हैं कि जो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, so we are having eight angles बन रहे हैं. You can see 1 2 3 4 5 6 7 8 angles बन रहे हैं, shown to us in the diagram below. If the measure of the angle, कह रहे हैं कि अगर एंगल 2, यानी वो बात कर रहे हैं इस एंगल के बारे में, अगर एंगल 2 is 112, अगर ये एंगल 2 112 है, what is the measure of angle 5? एंगल 5 क्या होगा? हमने पढ़ा था इस तरह के डायग्राम्स में कि हमारे पास एंगल्स जो हैं बहुत तरह के बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनते हैं? मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास एक डायग्राम है, तो ये और ये एंगल्स हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जो कि बिल्कुल सेम जगह पर हैं. मिसाल के तौर पे दिस एंगल्स एंड दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि ये और ये वाले एंगल्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे क्योंकि बिल्कुल सेम पोजीशन पर है. ये एंगल और ये एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग. ठीक है. तो ये हम लोगों ने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े. इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ जो एंगल है वो है अल्टरनेटिव एंगल्स. कैसे होता है? अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं जो कि एक जेड बनाते हैं. हमें पता है जेड कहाँ बन रहा है, एक ये जेड बन रहा है, तो एक अल्टरनेट एंगल यहाँ पर भी होगा और एक अल्टरनेट एंगल यहाँ पर भी होगा. सिमिलरली अगर इसको मैं रीडू करूँ तो हमारे पास एक ये एंगल अल्टरनेट बनेगा, एक ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल है और एक ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल है. इसी तरह if you look here, this is also an alternate angle and this is also an alternate angle. सही. इस तरीके से बाहर की तरफ हमारे पास एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, लेकिन सिर्फ रफ इंफॉर्मेशन होने के लिए आपके पास इतना काफ़ी है कि आपको इतना पता हो. इसके अलावा if you see here angle on a straight line, for example we have these two lines, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है. एक हमारे पास बेसिकली ये वाला एंगल है एक स्ट्रेट लाइन पे और एक हमारे पास एक्चुअली ये एंगल है. अगर हम इन दोनों एंगल्स को देखें, इफ आई ऐड अप दीज टू एंगल्स, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है, आई नो दैट दे कैन ऐड अप टू 180 डिग्री. सिमिलरली नीचे भी 1 डिग्री बनेगा, नीचे भी यहाँ पर भी 180 डिग्रीज बनेगा और यहाँ पर भी 180 डिग्रीज बनेगा. ठीक है. इफ आई ऐड अप दीज टू एंगल्स. वन मोर थिंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल्स हियर इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है. एक से एक ये एंगल हो गया और ये एंगल है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा. तो समथिंग रफ अबाउट द एंगल्स ऑन अ पैरेलल लाइन. So telling us कि angle 2 जो है, what is the value of angle 2? This angle 2 is basically 102 degrees. कह रहे हैं कि बताएं कि what is the measure of angle 5? Angle 5 की क्या वैल्यू? बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले वो ये लाइंस ड्रॉ करके चेक करेंगे. वो कहेंगे नहीं ये तो एक्सटीरियर, ये तो अल्टरनेट एंगल्स है. तो आई वुड आस्क देम टू फर्स्ट चेक द साइज. पहले आप साइज चेक करें कि क्या साइज मैच कर रहा है. इज द साइज मैचिंग? क्योंकि बहुत से बच्चे दे गेट कंफ्यूज्ड व्हेन दे सी दी टाइप्स ऑफ एंगल्स हियर. सो बेसिकली इफ यू लुक एट दिस एंगल, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड दिस इज एन एक्यूट एंगल. हम एक काम कर सकते हैं, लेट्स लुक हियर. एंगल 5 का हम एक सेम ढूंढते हैं कि एंगल 5 की तरह कौन है. सो इफ दिस इज माय एंगल 5, if this is my angle 5, इसके बिल्कुल जैसा कौन सा है? हमें पता है कि एंगल 1 बिल्कुल इस जैसा है. क्या हम इस एंगल 1 को फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करें? मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन पर है और ये तमाम दोनों के दोनों एंगल्स मिलकर क्या बनाएंगे? दे मेक अप 180 डिग्रीज. मुझे ये भी पता है कि एंगल 2 कितना है? एंगल 2 इज 112 डिग्री. सो मुझे पता है कि 5 minus 180 डिग्री with 112 degrees, I will get the answer
68 डिग्रीज। तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ एंगल 1। और अगर एंगल 1 68 डिग्रीज है, अगर एंगल 1 68 डिग्रीज है तो एंगल 5 भी 68 डिग्रीज होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि 1 और 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 में, कोच जेंसन विल ऑर्डर saucer uniforms from one of the stores listed below। जो है ना, ये यूनिफॉर्म्स मंगवाएगा, जो कोच जेंसन है ये अपनी टीम के लिए saucer यूनिफॉर्म्स मंगवा रहा है। ठीक है, किसी भी एक स्टोर से वो मंगवाएगा, लेकिन पहले वो प्राइस चेक करेगा। विच स्टोर हैज़ द लोवेस्ट प्राइस पर यूनिफॉर्म? किस यूनिफॉर्म की प्राइस सबसे कम है, यानी कौन सा स्टोर ऐसा है जिसमें यूनिफॉर्म सस्ता बिक रहा है। ठीक है, अब आप जब जाते हैं तो आपको भी, जब आपको स्कूल में एडमिशन मिलता है, सो यू गेट अ लिस्ट ऑफ शॉप्स विच सेल यूनिफॉर्म, लेकिन आप लोग सिर्फ वहीं से खरीदते हो क्योंकि आपको देखना होता है कि आप कितने ईयर्स के लिए स्कूल में पढ़ोगे। सो यू बाय फ्रॉम द शॉप विच सेल्स इट रेंजेबल। सो लेट्स चेक आउट स्टोर ए। स्टोर ए सेल्स 15 यूनिफॉर्म्स फॉर अ टोटल ऑफ 449.85। कह रहे हैं कि जो ये स्टोर है ये 15 यूनिफॉर्म्स कितने में दे रहा है, 15 यूनिफॉर्म्स दे रहा है इन 449.85। तो मुझे पता लगाना है कि 15 यूनिफॉर्म्स आर फॉर 449.85, फिर एक यूनिफॉर्म कितने का होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेसिकली 449.85 डिवाइडेड बाय 15, हमारा आंसर क्या आएगा? आवर आंसर विल बी, it will be 29.99। ठीक है, सो बेसिकली जो ये स्टोर ए है वो कितने में यूनिफॉर्म सेल कर रहा है, ही इज सेलिंग द यूनिफॉर्म फॉर $29.99, यानी कि उसका एक यूनिफॉर्म कितने का है, $29.99 का उसका एक यूनिफॉर्म है। Coming towards second one, store B, 10 uniforms for total $300। 10 यूनिफॉर्म कितने में दे रहा है, 10 uniforms for $300। तो एक यूनिफॉर्म कितने में होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करें, so your answer will be 30 में एक यूनिफॉर्म सेल कर। So second shop is selling the uniform in $30। इसके अलावा जो हमारा थर्ड है, थर्ड शॉप है, कह रही है कि वो उन्हें सिंपली बता दी कि एक यूनिफॉर्म कितने का है। स्टोर सी सेल्स यूनिफॉर्म फॉर 32.00 पर यूनिफॉर्म, मतलब एक यूनिफॉर्म कितने का है, $32। तो हमें इसमें कुछ फाइंड करने की जरूरत है, सिंपली गिवन है। आई विल जस्ट हाईलाइट इट नाउ। डी, स्टोर डी sells 2 uniforms for a total of 58.00। कह रहे हैं कि वो 2 यूनिफॉर्म्स कितने का बेच रहा है, 58। So if 2 uniforms are for $58, तो 1 यूनिफॉर्म कितने का होगा, हमें फाइंड करना है। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड आवर आंसर विल बी 58 अपॉन 2 which is going to equal 29, मतलब $29 का एक यूनिफॉर्म है। तो अब आप लोग बताएं कि कौन सा यूनिफॉर्म सबसे ज़्यादा रेंजेबल है, विच यूनिफॉर्म इज रेंजेबल टू अस, द यूनिफॉर्म फ्रॉम स्टोर डी। तो क्या सवाल है उनका, विच स्टोर हैज़ द लोवेस्ट प्राइस पर यूनिफॉर्म, दैट इज स्टोर डी। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी स्टोर डी। ठीक है, that's all with the class. Inshallah, we'll be starting from question number 10 and I'm going to do some selective questions. You won't do each and every question from the next class onwards. Your homework is कि आप लोग question number 10, question number 11, question number 12, 10, 11, 12 और 13, 4 questions आप लोग solve करेंगे और इसकी picture मुझे send करेंगे on the WhatsApp group. That's all with the class. Take care. Allah Hafiz.